हमारी पूरी आकाशगंगा में एक से एक अनोखी दुनियाएं हैं। कुछ सिर्फ पानी की बनी हैं, तो कुछ में सिर्फ जहरीली गैसें भरी हैं। उन जगहों पर आखिर किस तरह के जीव रहते होंगे? क्या वो भी पृथ्वी के जीवों जैसे ही होंगे, या फिर जीवन ने वहां बिल्कुल नया और अनोखा रूप ले लिया होगा? वो एलियंस आखिर कैसे दिखते हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो भी वहां पर हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। इंसानों के इतिहास में पहली बार हमें पता लगा है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे ऐसे अनोखे ग्रहों से भरा है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो जीव कैसे दिखते होंगे? हम सभी अपने माहौल के मुताबिक ही आकार लेते हैं। अगर मेरा जन्म कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और पृथ्वी से 3 गुना कमजोर ग्रेविटी वाले किसी ग्रह पर होता तो शायद मैं ऐसा नजर आता। और अगर किसी ऐसे ग्रह पर पैदा होता जहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा होती और कोई तारा वहां लगातार सोलर स्टॉर्म की बौछार करता तो मैं शायद ऐसा दिखता। हम जब तक किसी एलियन को ध्यान से न देखें तब तक उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से जासूस एक अनजान सस्पेक्ट का पता लगाते हैं, उसी तरह से बायोलॉजिस्ट और प्लेनेटरी साइंटिस्ट अब उस पहेली की कड़ियों को जोड़ने लगे। कुछ सुराग तो वहां पर हैं, लेकिन बहुत से सुराग यहां पर भी हैं। रोज स्कूल से घर पहुंचने के लिए मैं एक पुराने और डरावने घर के अहाते को पार करता था। मैंने कभी किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा था, लेकिन उस घर में कोई ना कोई तो रहता था। मैं बस ये सोचता रहता था कि उसमें कौन रहता होगा। हार्वर्ड के पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड्रयू नॉल शुरुआत से ही ऐसे जीवों की स्टडी कर रहे हैं जो हमारी कल्पना के परे हैं। जब हम इस तरह के किसी म्यूजियम में आते हैं तो हमें सिर्फ यही सोचकर हैरानी होती है कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव कैसे हो सकते हैं, बल्कि हम ये जानकर भी दंग रह जाते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी कितने अनोखे जीव रहते आए हैं। अगर हमें हड्डियां नहीं मिली होती तो क्या हम कभी डायनासोरों के बारे में अंदाजा भी लगा पाते? पिछले 8 साल से एंड्रयू नासा के मार्स रोवर्स के लिए एक मिशन बायोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं। वो इस काम के लिए सबसे सही भी हैं, क्योंकि वो न सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने वाले बहुत बड़ी संख्या के जीवों के जानकार हैं, बल्कि वो किसी ग्रह के पत्थरों से उसके इतिहास का भी अंदाजा लगाने में माहिर हैं। हम अपने आसपास नजर आने वाली चीजों के आधार पर ही पृथ्वी के बारे में अपनी राय बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जो जियोलॉजिक रिकॉर्ड हैं उनसे पता लगता है कि पृथ्वी की भी एक पूरी सीरीज थी। हम आसपास जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसके ऊपर मौजूद सारे पेड़ पौधे, जीव और इसके वायुमंडल का कंपोजिशन, ये सब तो उस सीरीज की आखिरी कड़ी है। पिछले 400 करोड़ साल में जो भी ट्रांजिशन हुए हैं ये उसका आखिरी रूप है। मिसाल के तौर पर इस पत्थर को ही ले लीजिए। ये करीब 350 करोड़ साल पहले बना था। इसमें आयन मिनरल भरे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोहा इसमें समंदर के पानी से ही आया था, और ऐसा समंदर के सिर्फ उस पानी में हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। दुनिया में करीब करीब हर जगह पर इस तरह के पत्थरों के मिलने का मतलब है कि पृथ्वी के शुरुआती 400 करोड़ साल में उसके वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। वो पृथ्वी हमारे लिए जहरीली होती। आज हम जब पृथ्वी के इतिहास को और ज्यादा गहराई से देखते हैं तो हमें कुछ और बड़ी चौंकाने वाली बातें नजर आती हैं। ये पत्थर असल में आज से करीब 63.5 करोड़ साल पहले ग्लेशियर की बर्फ से बना था, और उस दौर में दुनिया में करीब करीब हर जगह पर इस तरह के ही पत्थर बने थे। इससे पता लगता है कि इक्वेटर पर ग्लेशियर की बर्फ सी लेवल पर थी। उस वक्त पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा या शायद पूरी पृथ्वी ही बर्फ से ढकी थी, और उसे कई बार हम स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। ये अलग अलग पृथ्वियां, ठंडी, गर्म, ज्यादा या कम ऑक्सीजन वाली, ये असल में एलियन दुनियाएं ही थीं।
एंड्रयू मानते हैं कि एलियन किस तरह के होंगे ये जानने के लिए हमें अपने फॉसिल रिकॉर्ड में ही देखना चाहिए। ये हैं ट्राइलोबाइट्स। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आपको कई चीजें बड़ी जानी पहचानी सी नजर आएंगी। इनका शरीर भी जोड़ों और सेगमेंट वाला है, इनके पैर भी जोड़ वाले हैं। अगर आप कहें कि ये देखने में किसी झींगे या किसी इंसेक्ट जैसे लगते हैं तो आप गलत नहीं हैं। बायोलॉजिस्ट पृथ्वी के इतिहास में जीवों में इस तरह की समानता बार बार मिलने की बात को कन्वर्जेंस कहते हैं। जो शेप अच्छी तरह काम करती है उसे कुदरत भी बार बार दोहराती है। ये विशाल समुद्री जीव देखने में व्हेल जैसा नजर आता है, लेकिन ये एक एक्सटिंक्ट छिपकली है। पिछले 25 करोड़ साल के दौरान जमीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट जीव बार बार समंदर में रहने गए, और जब भी उन्होंने ऐसा किया उन्होंने समंदर के ऐसे विशाल जीवों को जन्म दिया। क्रोनोसॉरस 7 करोड़ साल पहले ये समंदर में रहने वाली छिपकलियां थीं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा था और आज हम उस आकार की व्हेलों को देख रहे हैं। अगर पृथ्वी भी एक जमाने में दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों जैसी ही एलियन थी, तो हमने फिल्मों में जिन एलियंस को देखा है, जैसे कि 2 आंखों, 2 हाथ और 2 पैर वाली छिपकलियां, तब शायद वो पृथ्वी पर रहने वाली जीव ही थी। मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि 1950 के दशक की पुरानी डरावनी फिल्मों की फिजिक्स को देखकर हम यही कह सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या कहेंगे ओ ये तो बहुत अच्छा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल लबाब्रा बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव किस तरह से चलते, उड़ते या तैरते होंगे, और इसके लिए वो जीवों की चाल के बेसिक नियम को ढूंढ रहे हैं। आप उसे लोकोमोशन का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कह सकते हैं। आप खुद ही देखिए, हॉर्सशू केकड़े रेंगते हुए समंदर किनारे पर आकर अंडे देते थे, जबकि टेरोडैक्टिल्स आसमान में उड़ते थे। उन जीवों की एक खूबी हमारे अंदर भी है, लीवर टाइप स्केलेटन। मेरे हाथ में भी लीवर है, तभी मैं ऐसा कर पाता हूं। मेरी कुहनियों और कंधों में भी लीवर है। सच तो यह है कि लीवर से हमें काफी मैकेनिकल फायदा मिलता है और उससे काफी मसल फोर्स लीवर की आउटपुट साइड में आ जाती है। हमें अपने फॉसिल रिकॉर्ड में भी जोड़ वाले हाथ पैर या सख्त स्केलेटन बार बार नजर आते हैं। वो हमें अपने आसपास हर जगह दिखाई देते हैं, और माइकल मानते हैं कि वो हमें दूसरी दुनियाओं में भी नजर आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्केलेटन हमारी हड्डियों की तरह हाइड्रोक्सिल एपेटाइट का बना हो या इस जीव की तरह काइटिन या फिर नैनो ट्यूब्स का बना हो। सीधी सी बात यह है कि प्रिंसिपल इतना अच्छा और कारगर है कि कुदरत भी इसका इस्तेमाल बार बार करती है। पृथ्वी पर ये कम से कम 6 बार तो जरूर इवॉल्व हुआ है। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसका इस्तेमाल किसी भी दूसरे ग्रह के किसी भी इकोसिस्टम में होता होगा। धड़ से जुड़े जोड़ वाले हाथ पैर लिवर का काम करते हैं। यह भी एक एलियन की बेसिक एनाटॉमी है, लेकिन क्या हम कभी उनका असली रूप देख पाएंगे? 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने कई नोटबुक की एक सीरीज बना रखी थी, जिनमें उन्होंने ये लिख रखा था कि जीवों का आकार किस तरह से उस माहौल के मुताबिक इवॉल्व हुआ जिसमें वो रहते थे। जीवन की वो किताब किसी दूसरे ग्रह पर कैसी होगी? एक एलियन दुनिया में जीवों ने किस तरह के चौंकाने वाले एनाटॉमिकल अडेप्टेशन किए होंगे? कोई भी एनवायरनमेंट अपनी इकोलॉजी के मुताबिक ही जीवों को आकार देता है। उसका वायुमंडल कितना घना है या वहां जमीन को ढकने के लिए कितने समंदर हैं, ये बातें काफी अहमियत रखती हैं, और इन बातों ने ही इतिहास में जीवों को आकार भी दिया है। वो किस तरह के होंगे ये जानने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस ग्रह पर रह रहे हैं। अभी कुछ समय तक हमें यह पता ही नहीं था कि दूसरे ग्रह भी हैं, तो हम उनके लैंडस्केप और एटमॉस्फेयर का अंदाजा लगाने की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब हमारे इतिहास में पहली बार हमें अपने सौर मंडल के पार की दुनियाओं को देखने का मौका मिला है। अब हम जानते हैं कि वो ईटी कहां हो सकते हैं, और अब हम उनके छिपे चेहरे देखने के भी काफी करीब हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो एलियन देखने में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो रहते कहां पर हैं। कुछ समय पहले तक यह काम नामुमकिन था।
हमारे टेलीस्कोप सिर्फ तारों को देख सकते थे, उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों को नहीं। लेकिन अब एलियन की खोज में लगे लोगों ने एक रिसर्च शिप भेजा है पृथ्वी से करीब 3.25 करोड़ किलोमीटर दूर, जहां वो हजारों की संख्या में नई दुनियाएं ढूंढ रहा है। 3, 2, इंजन स्टार्ट। 1, 0 और केपलर के साथ डेल्टा 2 का लिफ्ट ऑफ हो गया। 2009 में नासा ने अपना सबसे नया स्पेस टेलीस्कोप केपलर लॉन्च किया। यह सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, बल्कि दूर दराज के तारों की चमक में आए मामूली से फर्क को भी देख लेता है। यह जिस इलाके पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है वो हमारी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, जो पृथ्वी के करीब 3000 लाइट ईयर दूर है। हार्वर्ड के प्रोफेसर डिमिटर ससालोव केपलर के एक लीड साइंटिस्ट हैं। केपलर टेलीस्कोप जिस तरह से पृथ्वी जितने छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ लेता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका ट्रांजिट मेथड, जिसे समझना बहुत आसान है। कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में तारे के सामने से गुजरता है, उसके साए से तारे की रोशनी थोड़ी कम होती है, उससे पता लग जाता है कि वहां पर एक ग्रह है। डिमिटर का अंदाजा है कि अपना मिशन पूरा करने तक केपलर पृथ्वी जितने बड़े करीब 100 ग्रह ढूंढ लेगा। लेकिन उसे अभी जो ग्रह मिल रहे हैं वो हमारी दुनिया से बहुत कम मिलते जुलते हैं। केपलर ने अभी तक कई बड़े अनोखे ग्रहों की खोज कर ली है। वो बड़े ही दिलचस्प और डाइवर्स ग्रह हैं। उनमें से एक है केपलर 10, जो लोहे की तरह सख्त है। उसके अलावा केपलर 11 के 6 के सिस्टम में भी 2 या 3 ग्रह हैं। उनमें से 1 या 2 पानी वाले ग्रह हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी है। उनके अलावा ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी डेंसिटी एक बीच बॉल या स्टाइरोफोम जैसी है।